हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास की एक साइंस की सीरीज चालू की हुई है, जिसमें हमने 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये 3rd चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है धातु और अधातु। और इसकी 6 वीडियो जो हैं वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये आपकी 7वीं वीडियो है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या था, जो धातु के निष्कर्षण की है वो पहली विधि पढ़ चुके थे। ये आज की सेकंड विधि है। ठीक है, तो आइए एक बार विश करते हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 2.0। और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज पढ़ेंगे हम सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो आइए बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं आपने नए टॉपिक की। ठीक है, तो आइए, हमारी टॉपिक है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। प्रकृति में ये धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। जो हमारी धातुएं होती हैं, ये क्या पाई जाती हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। जो सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में जो हमारी सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक सरल है। ठीक है, उसके बाद सल्फाइड को भर्जन द्वारा ऑक्साइड में बदल देते हैं। जो हमारे सल्फाइड होते हैं, उनको भर्जन द्वारा, एक विधि द्वारा है ये, इसे क्या करते हैं, हम ऑक्साइड में बदल देते हैं। तथा कार्बोनेट को निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जो कार्बोनेट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। आइए इस को देखते हैं नए हेडिंग में, भर्जन। ठीक है, ये कौन सी विधि है, देखिए। सल्फाइड अयस्क, जो हमारे सल्फाइड अयस्क चाहे जितने भी हों, उनको वायु के उपस्थिति में गलनांक बिंदु से, जो उनका गलनांक बिंदु होता है, उससे निम्न ताप पर, उससे कम ताप पर अगर हम इसके गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। ठीक है, आइए इसको एक अभिक्रिया के दौरान आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ले सकते हैं यहाँ पे, आप सल्फाइड अयस्क हमें लेना है। ठीक है, क्योंकि वो एक वर्जन होगा। ठीक है, तो सल्फाइड अयस्क ले लेते हैं एक, जैसे ZnS। ठीक है, यानी जिंक सल्फेट ले लेते हैं, ZnS ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जिंक सल्फेट। इसके दो हमने क्या ले लिए, दो अणु ले लिए। ठीक है, प्लस हम इसकी क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसको वायु की उपस्थिति में ले लेते हैं, 3O2, और क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करेंगे इसको। ठीक है, निम्न ताप पर, जो इसका गलनांक बिंदु है, उससे कम ताप पर। ठीक है, उससे कम ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 2ZnO, यानी जो हमारा क्या प्राप्त हो गया, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है, हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि गलनांक बिंदु पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड पर में परिवर्तित हो जाता है। तो हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, आइए इससे आगे देखते हैं आप। ठीक है, जिंक सल्फेट मिल गया, और साथ ही इसमें क्या निकलेगा, हमारा अभिक्रिया पूरी हो जाएगी, 2SO2। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया, हम ले लेते हैं जिसे बोलते हैं निस्तापन। ठीक है, निस्तापन, निस्तापन में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में, जो वायु है, अगर हम उसकी अनुपस्थिति में देखें तो सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, जो सांद्रित अयस्क हमारा होता है उसे उसके गलनांक के नीचे, जो हम उसका गलनांक बिंदु होता है उससे नीचे, परंतु उच्च ताप पर गर्म करने पर जो उसका ताप है वो बढ़ा दिया जाए, उच्च ताप उच्च ताप पर गर्म कर दे, तो हमारा क्या होगा, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और यह प्रक्रम हमारा क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। ठीक है, आइए इसको भी हम क्या करते हैं, आपको एक अभिक्रिया के दौरान आपको इसको समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, इसकी एक अभिक्रिया हम लेंगे। जैसे निस्तापन की अभिक्रिया है, क्या है, जैसे लेते हैं ZnCO3, यानी जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट हमने लिया, और इसका जब हम गर्म करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये टूट जाएगा क्या में। अब देखो ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड में बदल गया, और साथ ही क्या होगा, O2 गैस हमारी, यानी CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या निकल जाएगी,
बाहर निकल जाएगी, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम निस्तापन कहते हैं। इसमें क्या हो गया कि जो हमारा सांद्रित अयस्क है उसको हम गलनांक बिंदु से नीचे परंतु उच्च ताप पर हम गर्म करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, जैसे कि हमें जिंक ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। इस प्रकार को क्या कहते हैं, हम निस्तापन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड, अयस्क ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में परिवर्तन की प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हमारी धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड अयस्क हैं, इनमें धातु परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, कौन सी, हमारी अयस्क ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, यह ऑक्साइड को गर्म करके की जाती है। जो मतलब क्या है, हमारे ऑक्साइड होते हैं उनको गर्म करने के पश्चात यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं जैसे कि एक ले लेते हैं हम क्या, ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे ZnO है, ये ले लेते हैं, ये ले लिया हमने ZnO यानी जिंक ऑक्साइड हमने क्या है ले लिया है। इसको हम क्या करते हैं, कार्बन की उपस्थिति में क्या है, गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Zn प्लस CO। ठीक है, CO हमारा जिंक निकल जाता है। ठीक है, जिंक बन जाता है और CO क्या हो गया, ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये हमारा Zn हो गया, ये हमारा ZnO हो गया। क्योंकि देखो ऊपर क्या लिख रहा है कि हम जब धातु ऑक्साइड अयस्क जो होते हैं, यह धातु ऑक्साइड को गर्म करने पर की जाती है। हमने ऑक्साइड को क्या करा है, गर्म कर दिया है। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उच्च अभिक्रियाएं उच्च क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इत्यादि का प्रयोग उपचायक के रूप में होता है। मतलब जो जितनी भी आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनका क्या होता है, हमारा उपचायक के रूप में कार्य होता है। क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित करती हैं। मतलब क्या है, विस्थापित कर देती हैं। जो निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुएं होती हैं उनके स्थान को अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। आइए इसके भी आपके सामने एक अभिक्रिया हम लेते हैं। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया कैसे है, जैसे कि आप ले लेते हैं मैग्नीज, हम ले लेते हैं जैसे 3MnO2। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, मैग्नीज ले लिया। ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम एल्यूमिनियम से कर देते हैं, एल्यूमिनियम से कहते हैं 4Al। ठीक है, ये हमारी क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। अभी जब हम इसकी अभिक्रिया देखते हैं तो कि ये क्या करता है, जो निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुएं हैं उसके स्थान पर यौगिक के विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये बन गया आपका 3Mn। ठीक है, बड़ा M है, 3Mn। ठीक है, साथ ही आपका प्लस 2Al2O3। ठीक है, ये भी आपका सॉलिड होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीज जो है वो अलग निकल गया, साथ ही हमारी इसमें क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। ओके, तो इसमें क्या हो गया, जो हमारे निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं हैं उनके यौगिक के विस्थापित कर देती है, विस्थापित करती है। ठीक है, जैसे विस्थापित यहाँ पे हुआ कि Al क्या हुआ, इस स्थान पर पहुंच गया और Mn जो हमारा मैग्नीज है वो अलग निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। जैसे आप देख पा रहे हैं थर्ड, वो सेकंड थी, जो धातु का निष्कर्षण करने की सेकंड विधि थी, ये थर्ड विधि है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, ये धात्विक यौगिक कार्बन या अन्य अपचायकों से अधिक बंधुता के कारण अपचयित नहीं किए जा सकते। ठीक है, इनका क्या है, इनको अपचयित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः विद्युत अपचयन प्रयोग इन धातुओं के लिए होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। मतलब क्या है कि ये जो धात्विक यौगिक जितने भी हैं, जो कार्बन या अन्य हैं, उनके क्या है, अधिक बंधुत्वता के कारण क्या होगा, अपचयित नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इन पर जो विद्युत अपघटनीय अपचयन है उन धातुओं के लिए होता है। ठीक है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। ठीक है,
वो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में क्या होगा, हम आने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, साथ ही इनके जितनी भी अभिक्रियाएं मैं लिखवा रहा हूँ आप इनको रिवीजन करते चलिए, इनको देखते रहिए, आप इनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये बहुत ही यूज़फुल होती हैं, क्योंकि ये लिखने के लिए आती हैं कि निस्तापन की अभिक्रिया लिखिए, निस्तापन किसे कहते हैं वो लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ से बिल्कुल जैसे सेम लिख रखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका कोई नंबर कट नहीं होगा। ठीक है, तो आने वाली वीडियोज़ में हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप रिविज़न करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।